आज अपन बात करेंगे इस लेक्चर में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, देखो जो गॉस थ्योरम है बच्चों, ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। ठीक है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, सरफेस जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, सरफेस सिमेट्रिकल होने का मतलब हुआ कि सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर कोई भी सरफेस है बच्चों, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मान लो ये मेरा जो पाम है, तो ये मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। दैट्स व्हाई सरफेस मस्ट बी इलेक्ट्रिक सिमेट्रिकल। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा। मतलब जो थीटा बन रहा होगा बच्चों, यहाँ पे थीटा बन रहा होगा, यहाँ जो थीटा बन रहा होगा वो बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ जो थीटा बन रहा होगा वो बन रहा होगा 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ जो थीटा बन रहा होगा 0 डिग्री। देखो वेरियस चार्जेस के चलते जो गॉसियन सरफेस का शेप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज है बच्चों और पी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसका जो नेचर होगा, ये गॉसियन सरफेस का जो नेचर होगा वो स्फेरिकल होगा। क्या होगा? स्फेरिकल होगा। अगर लाइन चार्ज है तो इसके चलते जो गॉसियन सरफेस बनेगा बच्चों वो सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, देखो अगर सरफेस चार्ज है तो भी सिलिंड्रिकल होगा। यहाँ देख लो इनफाइनाइट स्टेट है। ठीक है, इसको डील करेंगे अपन आगे। अगर स्फेरिकल चार्ज सिस्टम है तो स्फेरिकल ही होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये अपन जो ब्लू से मैंने बनाया है ये सब गॉसियन सरफेस है। क्या बच्चों? ये है गॉसियन सरफेस, ये भी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये भी क्या है? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो जो पहला एप्लीकेशन है बच्चों गॉस थ्योरम का, वो है पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या निकालना बच्चों? पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, रफ करके अपन जो पहला एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? अपने को ये निकालना है, जो पहला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अपन पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये गॉस थ्योरम से कैसे प्रूफ होता है इसको अपने को देखना है। ठीक है, मान लो कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसके वजह से मैं चाहता हूँ आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो अपन इस पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अपन गॉस थ्योरम याद करें बच्चों तो आता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आता है कि नहीं? आता है। तो अगर ये गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इंक्लोज देखें तो जो क्यू इंक्लोज है बच्चों वो प्लस क्यू के बराबर है कि नहीं? है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे छोटा सा जो डी एस वेक्टर होगा ये इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर ही होगा। तो थीटा की वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं अगर खोलूं तो ई डी एस कॉस थीटा आ रहा होगा। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज की वैल्यू कितना है? प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डालो, यहाँ कॉस 0 कितना होता है? 1। ई इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप स्फीयर का सरफेस एरिया निकालते हो तो कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपन इसको सॉल्व करें तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ रही होगी। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ अपन देख रहे हैं बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बात तो अपन पहले भी देख चुके हैं। अगर मैं ग्राफ देखूँ बच्चों, अगर अपन इसके चलते ग्राफ देखें
तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा होगा, अपन देख चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अपन इसको देख चुके हैं पहले भी, लेकिन इसको सॉल्व करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ से रफ कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज having linear charge density lambda, ठीक है। देखो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट कर दिया, ठीक। इस पे लैम्डा है, ठीक। मेरे को क्या करना है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखें तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा इससे हमें। अपन देखे थे कि गॉसियन सरफेस का नेचर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सिलिंड्रिकल होता है। तो यहाँ से मैं सिलेंडर बना दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये सिलेंडर हैविंग लेंथ हाइट एल है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर होगी, ठीक है। अगर मैं गॉस थ्योरम यूज करूँ तो इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस, अगर इस पॉइंट पे डी एस देखो बच्चों तो डी एस भी इधर ही आ रहा होगा। यहाँ डी एस, एक यहाँ डी एस और एक यहाँ डी एस। इसमें एक कर्व सरफेस है, देखो ये वाला कर्व सरफेस और ये स्फेरिकल सरफेस, सॉरी ये क्या है, सर्कुलर, ठीक है ना। ये स्फेरिकल होगा ना, ठीक है। चलो ये अपना कितना आ रहा होगा एडीएस, मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ और इसको 3 बोलता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ओवर ई डी एस प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ओवर 3 सरफेस के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू इंक्लोज की बात करें बच्चों तो इसका पर यूनिट चार्ज कितना है, पर यूनिट लेंथ चार्ज है लैम्डा। तो ये एल लेंथ पे कितना चार्ज आया होगा, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा इंटू एल आया होगा। तो यही तो इंक्लोज हुआ चार्ज, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो ये मैं मानता हूँ पहले सरफेस के वजह से, ये दूसरे और ये तीसरे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर में कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, दूसरे के लिए 0 डिग्री और तीसरे के लिए भी 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0 और ये टर्म हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। तो अगर अपन इसको बाहर निकालें तो ई डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर, जो कि डी एस का इंटीग्रेशन होगा। तो 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करो, ठीक है। तो ई की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है बच्चों, लैम्डा अपॉन, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। ये आ रहा हुआ, इसको अपन 2 के लैम्डा बाई आर लिख सकते हैं, देखना एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसको अपन पहले ही बात कर चुके थे। यहाँ अपन देख रहे हैं बच्चों कि ई जो है 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ग्राफ आपसे पूछ दूं, अगर कुछ ग्राफ्स पूछ दूं आपसे कि हमको बता दो बच्चों ई वर्सेस आर का कर्व और ई वर्सेस 1 अपॉन आर का कर्व, ये 2 कर्व प्लॉट कर सकते हो आप। देखो ई वर्सेस आर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा, देखो, ठीक है। देखो जो अगली, इसको दूसरा लिख लेना, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। अपन जो तीसरा एप्लीकेशन है बच्चों, अगर उसकी बात करें तो जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लिख दो, ठीक है, चार्ज लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल, या उसी को अपन हॉलो पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, हॉलो पाइप हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा। देखो अगर ये देखो ये है इनफाइनाइट, इसकी रेडियस आर है, इसकी एक्सिस है, ये इनफाइनाइटली लार्ज है, इस पे जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा है, ठीक है बच्चों। इसके चलते अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वेरियस पॉइंट पे, ठीक है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल है, ठीक है बच्चों। देखो अपन बात करें तो एक पॉइंट यहाँ होगा, मान लो ये पॉइंट r इज ग्रेटर देन r है, ठीक है। एक पॉइंट जस्ट इसके आउटसाइड द सरफेस होगा, ये है r इज इक्वल टू r नियर अबाउट, और एक पॉइंट इसके अंदर होगा r इज लेस देन r। ये तीन केसेस के तीन पॉइंट्स पे अपन क्या बात करेंगे, इन तीनों पॉइंट पे अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलिंड्रिकल सेल, ठीक है। देखो अगर केस बनाए, जो पहला केस है वो ये है बच्चों कि जब r इज ग्रेटर देन r, मतलब जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, पॉइंट आउटसाइड द सेल के आउटसाइड, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो केस 1 बनाया हूँ ये इस पॉइंट के लिए बनाया हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पर अपन गॉस थ्योरम लगाए, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए बच्चों अपने को एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। देखो ये है वो गॉसियन सरफेस जिसका लेंथ है l, और यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है पॉइंट, ठीक है। तो अपन देखें बच्चों, तो यहाँ भी एक सरफेस होगा, ये ds, एक यहाँ भी सरफेस होगा ds, और यहाँ भी एक सरफेस होगा ds। अपन पहले भी देख चुके हैं जब अपन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किए थे। मैं इस सरफेस को 1 बोलता हूँ बच्चों, इसको 2 बोलता हूँ, और इसको 3 बोलता हूँ। तो अपन देख चुके हैं कि अगर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही होगी इस डायरेक्शन में, तो ये जो ds वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये भी 90 डिग्री के है, तो इसके चलते जो eds का इंटीग्रेशन आएगा वो 0 आएगा, और इसके चलते चूँकि यहाँ एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर जो कर्व्ड सरफेस है इसका, ठीक है बच्चों, ये 0 डिग्री में बना रहा है। तो ठीक है। देखो अगर अपन वापस में लिख रहा हूँ E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर E डॉट ds इज इक्वल टू Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इंक्लोज जहाँ देख चुके थे, Q इंक्लोज जो होगा लैम्डा इंटू एल होगा, और ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरे सरफेस के लिए है। तो इसके लिए 0, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा था, इसके लिए भी 0, और इसके लिए थीटा कितना था 0 डिग्री। तो अपन देखे थे कि इसके लिए जो आ रहा था इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो ठीक है, चलो तो अगर यहाँ अपन बात करें तो E की वैल्यू जो आ रही होगी, ये ds को तो लिख लोगे इंटू 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा हुआ। देखो अगर मैं इस केस में तो मैंने लैम्डा दिया, इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है,
तो अगर मैं यहाँ प्लस सिग्मा भी लिख दूँ तो अपन इस क्यू इंक्लोज को लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो और क्यू इंक्लोज को सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हो। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अगर लैम्डा गिवन होगा अपने को अगर लैम्डा गिवन होगा तो फॉर्मूला कुछ और आएगा, अगर सिग्मा गिवन होगा तो फॉर्मूला कुछ और आ रहा होगा। ठीक है। मैं इसको केस 1 बोलता हूँ और इसको केस 2 बोलता हूँ। अगर ये दिया होगा तो क्यू इंक्लोज निकल के आ रहा होगा बाहर लैम्डा इंटू एल। जब ये दिया होगा बच्चों तो जो क्यू इंक्लोज निकल के बाहर आ रहा होगा वो आ रहा होगा कितना बचाओ, सिग्मा इंटू सरफेस, कितने सरफेस एरिया पे चार्ज होगा, ये वाला 2 पाई आर इंटू एल, ये आ रहा होगा। ठीक है। बस अपने को करना क्या है कि इस क्यू इंक्लोज की वैल्यू यहाँ डालना है और यहाँ दोनों केस में अपन ई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ई की वैल्यू दोनों केस में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अपन पहला केस देखें बच्चों, अगर पहला केस देखें, अगर केस नंबर 1 देखूं तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आ रहा होगा लैम्डा एल अपॉन एफ साइन नॉट। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एफ साइन नॉट इंटू आर। इसको अपन लिखना चाहें तो 2k लैम्डा बाई आर भी लिख सकते हैं। याद करो जब इन्फाइनेटली लार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी। तो फॉर आउटसाइड द पॉइंट cylindrical cell is behaving like infinite linear charge। ठीक है। तो अपन बोले हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, यहाँ लिख लेना फॉर आउटसाइड पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो सिलेंडर है और ये पाइप, ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है बच्चों। ठीक है। देखो अगर इसके चलते ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हो बच्चों तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है 1/r का फंक्शन आ रहा है। तो आपसे ग्राफ दो तरीके से प्लॉट करा सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर दे दे, या पूछ ले आपसे कि प्लॉट कर दो ये। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा होगा। जो दूसरा केस है बच्चों, जो दूसरा केस है अगर उसको अपन देखें, अगर सिग्मा गिवन हो तो अपन निकाले थे ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल अपॉन एफ साइन नॉट। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हुआ सिग्मा आर अपॉन देखो 2 और साइन नॉट इंटू आर, ये आ रहा हुआ। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है ना, तो यहाँ बस एप्सिलॉन आर आ रहा हुआ। ठीक है बच्चों। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ अपन ग्राफ देखे बच्चों तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r का आ रहा है, तो ग्राफ सिमिलर बनेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज 1/r का कर्व स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगर इसमें केस 2 की बात करें, इसमें दूसरा केस है बच्चों, ये है कि अगर पॉइंट सिलिंड्रिकल सेल के सरफेस पे हो जाता, तो केस दूसरा है यह है कि जब ये सरफेस पे चला जाता पॉइंट, तो बस करना क्या है, आर की जगह आर रिप्लेस कर देना है। तो जैसे ही आर की जगह आर रिप्लेस करोगे,
यहाँ आर की जगह आर करते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी बच्चों वो आ रही होगी सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर करोगे तो आर आर कैंसल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैंसल। आपको ये बात पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके जब अपन कंडक्टर डील करेंगे तो याद रखना, अगर कोई भी कंडक्टर है बच्चों, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है तो वो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड द सरफेस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन कंडक्टर पढ़ते वक्त देखेंगे, ठीक है। देखो तो ये बात आ गई। ये कैसा केस है बच्चों, ये ऐसा वाला है, ठीक है। ये अपन लिए थे ना, ये बहुत बड़ा सिलिंड्रिकल सेल था और ये पॉइंट इस बार ना ए आर, ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है नेट जो आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर केस 3 की बात करें बच्चों तो कौन सा केस बचा हुआ है, याद करो कि पॉइंट सर अंदर आ जाए। हाँ, केस 3 की बात करें तो आप बोलोगे सर कि पॉइंट अंदर आ जाए। तो जैसे ही अंदर पॉइंट है बच्चों और ये अपन लिए थे एक, क्या लिए थे बताओ, एक सेल लिए थे इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये चार्ज या तो लैम्डा हो सकता था या तो सिग्मा, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों ये आर था, अगर मैं पॉइंट यहाँ रखता और यहाँ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता तो इसके अंदर जो क्यू इंक्लोज आता बच्चों वो जीरो आता। देखो चार्ज तो सरफेस पे, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्यू इंक्लोज जीरो आएगा। तो इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस की वैल्यू जो होती है क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। क्यू इंक्लोज जीरो तो ई की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। और अपन ये भी बात देख चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है नेट वो जीरो आता है, ठीक है। अगर मैं इसके चलते ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों, इसके चलते अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपको प्लॉट करने को दिया जा सकता है, या आपसे पूछ लेगा कि अगर एक सेल है इनफाइनाइटली लॉन्ग सेल है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, याद रखना, ठीक है, ये और दूर है, ठीक यार है। तो आप बताओ इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व। चलो अपन यहाँ तक देख चुके हैं, आर इज इक्वल टू आर तक जीरो, यहाँ तक अपन क्या देखे थे, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी जीरो। जैसे ही सरफेस पे गए तो सरफेस पे आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से ये था 1 अपॉन आर का फंक्शन, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो देखें तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है कि नहीं, डिसकंटिन्यूअस कर्व है। डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, एट एक्स सॉरी आर इज इक्वल टू आर, सरफेस से डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। जो अगला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। देखो जो चौथी प्रॉपर्टी है ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सिलेंडर। ये नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा ना, नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है बच्चों, ये नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक। नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज जो है सरफेस पे नहीं होगा, जहाँ दोगे वहीं रहेगा। तो इसमें इस केस में जो चार्ज होगा सिलेंडर पे बच्चों, इस केस में जो सिलेंडर पे चार्ज होगा तो उसके वॉल्यूम पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस रो दिया हुआ अपने को, ठीक है, प्लस माइनस रो दिया हुआ। चलो ये मान लो कि ऐसा कुछ है, ठीक है,
इस बार तो अंदर होगा ना बच्चों, बाहर नहीं होगा। इस बार तो इसके वॉल्यूम पे होगा, ये वॉल्यूम पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसकी एक्सिस ये है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत वही केस है। एक बार पॉइंट बाहर है, ठीक है, यहाँ से बाहर है। एक बार पॉइंट सरफेस पे है और एक बार पॉइंट अंदर है, ठीक है। ये 3 केस देखना है अपने को। तो अगर केस 1 बनाऊं बच्चों, इस बार मैं डायरेक्ट इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि मैं गॉसियन सरफेस इससे पास करूँगा तो कितना एल लेंथ का अगर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, फिर भी बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक। इसको आप लोग देख लेना, यहाँ से एल डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है। तो अगर केस 1 देखें आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है, तो अपन देखे थे E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज कितना आ रहा होगा, इसकी वॉल्यूम, इतने की वॉल्यूम कितनी होगी, क्यू इंक्लोज। क्या मैं पूरे गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम निकालूं? नहीं बच्चों, गॉसियन सरफेस तो इतना रेडियस का, चार्ज कितने पे होता है, इतना ही ना। तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो अपन निकालें तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा होगा क्यू इंक्लोज। यहाँ से अगर कैंसिल इसको कर रहे हो, पाई से पाई गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा होगा बच्चों निकल के, क्या आ रहा होगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अपन देख रहे हैं 1/r का फंक्शन है। तो वापस वहीं, अगर आर का फंक्शन है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और 1/r का है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर अपन r इक्वल टू आर की बात करें, मतलब मैं सरफेस पे जा रहा हूँ, अब जैसे r इक्वल टू आर की बात करूँगा तो यहाँ r इक्वल टू आर रखोगे जैसे ही, तो फॉर्मूला क्या आ रहा होगा, देखो स्मॉल r की जगह r रखो, तो रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आ रहा होगी नहीं बच्चों, देखो जो कैंसिल हो रहा है टर्म उसको कैंसिल कर लो, ठीक है। क्या आ रहा हुआ, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो, अगर केस 3 देखें बच्चों, क्या इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगी वो 0 आएगी? क्या इस बार अगर मैं अंदर कोई पॉइंट के लिए, देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो ये ऐसा है इनफाइनाइट, ये सॉरी इसको मैंने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है बच्चों। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी रेडियस है आर। अगर मैं पॉइंट यहाँ लूँ बच्चों, तो इस बार अगर मैं इससे गॉसियन सरफेस एज्यूम करूँ आर डिस्टेंस पे, तो क्यू इंक्लोज 0 नहीं आएगा, इस बार क्यू इंक्लोज 0 नहीं आएगा। तो ई इंटू, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज कितना होगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी, ये देखो क्या पाई से पाई गया, एक आर से आर स्क्वायर टर्म गया, ये तो ये आ रहा होगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर पॉइंट के लिए बच्चों, अंदर पॉइंट के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये आ रही है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे कोई ग्राफ पूछता है, ठीक है, इस केस में जब सिलेंडर पे
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉरी बार बार मैं बाहर ही बना दे रहा हूँ क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सिस है, ये आर है, ठीक है। तो अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो आर के साथ, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो ये ऐसे बन रहा होगा और ये ऐसे बन रहा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। वो 1/r का फंक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ डालते हो सरफेस पे जाओगे तो जो सरफेस पे होगा वो आ जाएगा रो आर अपॉन 2ε0, जो कि ये पिक की वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलो एक सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है बच्चों कि सवाल ऐसा है, देखना सवाल ऐसा है, ठीक है। इस बार चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक। ये रो है, ठीक, ये इसकी एक्सिस है, ये r1 और ये r2 रेडियस। आपको बताना है कि यहाँ एक पॉइंट है P, यहाँ एक पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही होगी। चलो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों, तो E डॉट डी एस, यहाँ एक गॉसियन सरफेस लूंगा ऐसे इतना, तो E इंटू 2 पाई L लेंथ का R इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज कितना आ रहा होगा, रो इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, बाहर वाला सिलेंडर का πr2², ठीक है, इंटू एल को मैंने बाहर निकाला क्योंकि दोनों गॉसियन सरफेस के एल की वैल्यू सेम होगी। यहाँ तक साइन आउट, यहाँ से क्या क्या कट हो रहा है, एल से एल गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आ रहा होगा बच्चों, ठीक है, वो आ रहा होगा कितना, रो पाई से पाई भी जा रहा है, देखो रो r1² माइनस r2² डिवाइडेड बाई कितना आ रहा होगा, वो 2ε0 इंटू आर, ये वैल्यू आ रही होगी। इसमें होगा क्या बच्चों, आपको रो की वैल्यू दे देगी, जो भी सवाल फ्रेम करेगा उसमें रो की वैल्यू दे देगा, r1 की वैल्यू, r2 की वैल्यू दे देगा, और जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी वैल्यू दे देगा। तो आप इस अरेंजमेंट के चलते पी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो ना, वैल्यू गिवन होगी, फॉर्मूला तुम्हारे पास है। फॉर्मूला कैसे डिराइव हो, क्या आया है, गॉस थ्योरम से, ठीक है। चलो बच्चों, जो 5वां एप्लीकेशन है, यह 5वां, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged thin shift, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना, प्लस सिग्मा, ठीक है बच्चों। देखो एक सीट ऐसा है, यहाँ एक सिग्मा है, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है, एक पॉइंट है यहाँ P, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। इसकी वजह से अगर P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एक गॉसियन सरफेस जो कि सिलिंड्रिकल नेचर का होगा, यहाँ पे जूम कर लेंगे, ठीक है। मान लो आपको ये R पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ले लिया, ठीक है बच्चों। ये जो एरिया है वो A है,
अगर इस चार्ज की वजह से देखें तो इसकी वजह से ds वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा इधर। E और ds के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो गॉस थ्योरम अपन अप्लाई करें, यहाँ भी देखोगे तो ds वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है बच्चों, तो अगर गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट के लिए इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू इंक्लोज की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा इंटू ए। ठीक है बच्चों, देखो तो यहाँ ई डी एस को ए लिखोगे प्लस ई ए लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज की वैल्यू दोनों के केस में कितना आएगी, देखो कितना आ रहा होगा, सिग्मा इंटू ई। ठीक है, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ए कैंसिल हो रहा है, 2e की वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ e की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। यहाँ देखने वाली बात ये है बच्चों, अगर यहाँ अपन देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस आ रही है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं बच्चों तो ई को अपन लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ अपन ये भी देख रहे हैं बच्चों कि जो ई है वो कांस्टेंट का फंक्शन है। तो अगर कोई आपसे इसका ग्राफ प्लॉट करा रहा है तो इस केस में आप एक कांस्टेंट वैल्यू डालोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है ग्राफ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेट का। ठीक है, तो अगर एक सवाल देखें, सवाल ऐसा है बच्चों, सवाल ऐसा है कि ये दो सीट है, एक पे प्लस चार्ज है और दूसरे पे माइनस है, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। एक पॉइंट यहाँ है ए, यहाँ एक बी और यहाँ एक सी। ठीक है, अगर इसका अपन सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे अपने को ये कितना आएगा, ई बी कितना आएगा और ई सी कितना आएगा, ये कैलकुलेट करने को दिया। तो अपन अगर ई ए की बात करें तो अगर ए पॉइंट देखूं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू प्लस सिग्मा और ई ड्यू टू माइनस सिग्मा, और ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही होगी। तो ई एट ए आ रहा होगा 0, ये कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, अगर बी पॉइंट देखें बच्चों, बी पॉइंट पे ई ड्यू टू प्लस सिग्मा और, ठीक है, और ई ड्यू टू माइनस सिग्मा, ये दोनों जुट रहा होगा और ई एट बी पॉइंट होगा ई ड्यू टू माइनस सिग्मा प्लस ई ड्यू टू प्लस सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई एट बी। ठीक है, इसको लिख लो। अगर ई एट सी की बात करें बच्चों तो चेक कर लो, ई एट सी भी 0 आ रहा होगा, ई एट सी भी 0 आ रहा होगा, चेक करो। अगर ई एट सी देखोगे तो सी पॉइंट पे माइनस की वजह से इधर और प्लस की वजह से इधर आ रहा होगा, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होकर आ रहा होगा ई एट सी इज इक्वल टू 0। तो नेट सी पे आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सवाल था। जो छठा केस ले रहे हैं बच्चों ये है कि अगर यही सीट थिक हो जाए, क्या हो जाए, थिक सीट हो जाए, थिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, थिक कंडक्टिंग प्लेट, थिक कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, देखो
ठीक है बच्चों। इस सरफेस पे मैंने क्या किया, चार्ज प्लॉट कर दिया, ठीक है, और इधर इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे भी चार्ज प्लॉट कर दिया, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इस पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, इस पे भी जो चार्ज है वो सिग्मा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस लिया, और सिमिलरली यहाँ भी एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है बच्चों। चलो अपने को निकालना है यहाँ पे, है ना बच्चों, यहाँ नहीं निकालना है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है। अगर आपको यहाँ निकालना है तो इसके वजह से भी यहाँ आ रहा होगा और इसके वजह से भी यहाँ आ रहा होगा। देखो ये दो सीट है, ऐसा सीट है ना, सब ठीक है। तो यहाँ एक यहाँ चार्ज है का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे है ना, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है बच्चों। तो देखो मान लो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर अपन इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ds भी इधर, ठीक है, दोनों के केस में आ रहा होगा। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करें बच्चों, अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं देखो क्या मिल रहा होगा, EA प्लस EA दोनों की वजह से इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों क्लोज अपन दोनों की वजह से, ठीक है। यहाँ ए कैंसिल और 2E इज इक्वल टू आ रहा होगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो आ रही होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप आ रहा होगा, कोई दिक्कत, ये भी कांस्टेंट है ना, ठीक है। अगर आपको इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का कर्व ड्रॉ करने दे दे तो ये ऐसे बन रहा होगा, कोई दिक्कत। चलो एक नोट देखते हैं फटाफट। नोट ये बच्चों जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, यहाँ एक सीट है, ठीक है, यहाँ एक सीट है, ये जो सीट है वो प्लास्टिक का सीट है, कैसा सीट है, प्लास्टिक सीट, मतलब नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। ये क्या बच्चों सॉरी ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस प्लस सिग्मा है, ठीक है बच्चों। अगर अपने को आर डिस्टेंस पे पॉइंट है P, तो इस केस में देखो सिग्मा क्या लिखोगे, इस केस में देखो सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया, इसकी एरिया मान लेना है, ठीक है, ये आ रहा होगा। और E एट P क्या लिख रहे हो बताओ, E एट P लिख रहे होगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहे होगे ना। तो E एट P अगर मैं चार्ज के फॉर्म में लिखूँ तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा इस केस में, ठीक है। जो दूसरा नोट है बच्चों, अगर मैं यहाँ कंडक्टिंग प्लेट कर देता, क्या करता, अगर मैं यहाँ कंडक्टिंग प्लेट कर देता, क्या कर दिया, कंडक्टिंग प्लेट, अगर मैं यहाँ आपको कंडक्टिंग प्लेट दे देता, जो मान लो मैंने इसको ऐसे बनाया, तो ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट दे दिया, ठीक है। देखो अगर मैं इसको इस बार क्यू चार्ज दिया था तो ए एरिया पे डिवाइड हो गया था, ठीक है। इसका दो फेस आ रहा हुआ, एक इधर और एक इधर। अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूं बच्चों तो ये दोनों सरफेस पे Q/2 और Q/2 चला जाएगा, एक इधर वाला सरफेस है उस पर भी Q/2 और Q/2 चला जाएगा। तो अगर यहाँ एक पॉइंट P है बच्चों, ठीक है,
यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अपन अगर यहाँ सिग्मा डैश, अब क्या होगा इस केस में, तो सिग्मा चेंज होएगा, सिग्मा डैश हो गया। तो जो सिग्मा डैश की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ रहेगी, Q/2 अपॉन कितना आ रहा होगा बताओ, Q/2, ठीक है, अपॉन टोटल एरिया, अपॉन टोटल एरिया। तो Q/2 अपॉन टोटल एरिया लिखेंगे तो Q/2A आ रहा होगा ना, ठीक है, Q/2A आ रहा होगा। यहाँ तक कोई होगा। अगर मैं इस केस से कंपेयर करूं तो इसको अपन लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2ε0। देखो इन दोनों में अंतर है, नॉन कंडक्टिंग में जहाँ चार्ज दिया वही रह गया और इसकी एरिया है, तो सिग्मा की वैल्यू ये आ रही है। इस केस में ये सिग्मा चेंज हो रहा है, सिग्मा डैश है, क्योंकि सरफेस पे, दोनों सरफेस पे Q/2 और Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर इस केस में अगर वो कंडक्टिंग है तो सिग्मा आता है नॉन कंडक्टिंग का आधा। कोई दिक्कत? यहाँ सिग्मा/2 लिख दो ना, ठीक है, सर सिग्मा/2, अब साइन आउट नहीं आएगा ना, आधा आएगा ना उसका, ठीक है। तो अगर E@P देखें बच्चों तो इस केस में सिग्मा डैश अपॉन 2ε0 आ रहा होगा, सिग्मा डैश अपॉन ε0 आ रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पुट करते हो तो सिग्मा अपॉन 2ε0 आ रहा होगा और Q/2A ε0 आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है बच्चों। तो जो अगली एप्लीकेशन है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, या इसी को बोलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो इस बार एक स्फीयर है ऐसा, इसकी रेडियस r है और कंडक्टिंग है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे चार्ज जो है वो प्लस का Q है। आपको दिया है 3 पॉइंट, एक यहाँ, एक सरफेस पे और एक यहाँ। ये जो अंदर वाला केस है ये वाला है, ये केस जो है ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये केस है, ठीक है। इसको मैं तीसरा केस बना रहा हूँ, इसको दूसरा केस और इसको पहला केस बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर केस 3 की बात करूँ, क्योंकि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ एक स्फीयर गॉसियन सरफेस लूँगा। देखो अगर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया, ठीक है बच्चों, तो चार्ज टोटल आ गया अंदर। अगर r इज ग्रेटर देन r, आउटसाइड पॉइंट के लिए दिखा रहा हूँ, तो जो Q इंक्लोज आ रहा है बच्चों वो तो टोटल Q ही आ रहा है, गॉसियन सरफेस में टोटल Q आ जा रहा है। तो अगर गॉस थ्योरम लगाएं तो E.ds इज इक्वल टू Q इंक्लोज अपॉन ε0। यहाँ देखो इस पॉइंट पे जो ds वेक्टर आ रहा होगा ये इधर ही आ रहा होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर है। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ मैं कॉस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट E इंटीग्रेशन ds लिखूंगा। तो बताओ जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 10th क्लास याद करो। तो E इंटू 4πr², ठीक है, इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो E की जो वैल्यू आ रही होगी Q अपॉन 4πε0 इंटू r², इसको अपन लिख सकते हैं KQ अपॉन r², ठीक है बच्चों। ये आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ग्राफ प्लॉट करने की बात करूं तो ये आ रहा होगा 1/r² का, ग्राफ तो प्लॉट कर लोगे, ठीक है। ये बाहर वाले पॉइंट के लिए है, बाहर वाले पॉइंट के लिए वो E की वैल्यू आ रही है 1/r²,
स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा केस देखूं बच्चों, अगर मैं सरफेस पे आ जाता हूँ, अगर जैसे ही मैं सरफेस पे आऊँगा और यहाँ एक गॉसियन सरफेस अगेन ड्रॉ करूँ, अगर यहाँ सरफेस पे आके वापस गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँ तो टोटल चार्ज जो क्यू है वो इंक्लोज हो रहा हुआ, तो इस केस में भी क्यू इंक्लोज की वैल्यू प्लस क्यू के बराबर ही आ रही होगी। आ रही होगी कि नहीं? इस केस में भी प्लस क्यू के ही बराबर आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ई इंटीग्रेशन डीएस करूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये करूँगा तो 4 पाई, इस बार जो r इक्वल टू आर डालूंगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ बच्चों, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिल रही होगी बच्चों वो मिल रही होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्यों लिख दिया बच्चों, याद करो, भूल गए क्या? ये इसकी के की वैल्यू जो होती है ये इतना आती है। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर मैं केस फर्स्ट देखूं कि पॉइंट जो है इस बार अंदर है, देखो ये वाला केस है, एक स्फीयर आर रेडियस का, ये बाहर चार्ज था। जैसे ही मैं अंदर आऊंगा किसी पॉइंट पी पे, जैसे ही मैं यहाँ आया, यहाँ गॉसियन सरफेस लिया, तो इसके अंदर जो क्यू इंक्लोज होगा वो जीरो है। क्यों? क्योंकि चार्ज तो बाहर है, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। तो इस केस में जो क्यू इंक्लोज होगा वो जीरो आएगा। क्यू इंक्लोज अगर मैं वापस गॉस थ्योरम लगाता हूँ तो जीरो, तो ई की वैल्यू आ रही होगी जीरो। ठीक है, तो अगर इसके चलते आपको कर्व ड्रॉ कराऊं, ग्राफ बताऊं बच्चों, तो ये रहा वो स्फीयर जो कि कंडक्टिंग नेचर का था, इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों वो सरफेस था, इसकी रेडियस आर थी। आई वांट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। तो अगर अपन r इज इक्वल टू आर की बात करें तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो ये जीरो लाइन को टच कर रहा था। यहाँ से ये ऐसे गया था और जो सरफेस पे था वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाली जो लाइन कट हो रही हुई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का कर्व। ठीक है बच्चों, अब जो आठवीं ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आठवीं एप्लीकेशन है वो है, इस बार नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया, चार्ज कर दिया किसी भी स्फीयर को। तो जो आठवीं प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, जो आठवां एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, यहाँ लिख लो, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या इसी को कभी कभी बोल देते हैं अपन डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक तो नॉन कंडक्टर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में बच्चों चूंकि वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होना है तो रो भाग की बात करेंगे, जो डेंसिटी होगी बच्चों वो वॉल्यूमेट्रिक होगी। ठीक है, तो देखो एक मैंने क्या किया, यहाँ स्फीयर बनाया। ठीक है, इस बार क्या है कि चार्ज वॉल्यूम पे है। ठीक है, इसकी रेडियस ये है और इस पे क्यू चार्ज और रो ये। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ P जो कि बाहर है, एक पॉइंट सरफेस पे लेता हूँ और एक पॉइंट इसके अंदर लेता हूँ। ठीक है, आर ई लेस देन आर। ध्यान रखना, अगर मैं इस केस में बाहर देखो बच्चों
तो बाहर गॉसियन सरफेस अगर एज्यूम करता हूँ, अगर बाहर गॉसियन सरफेस एज्यूम करूँ तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये टोटल चार्ज ही आ जाएगा। तो अगर केस 1 देखो बच्चों, अगर केस 1 देखता हूँ कि बाहर वाला केस है ना, पॉइंट बाहर है, पॉइंट इस केस में बाहर है बच्चों, तो अगर मैं केस 1 बनाऊँ r इज ग्रेटर देन r, तो इस केस में जो q इंक्लोज है बच्चों वो q के बराबर ही है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम से E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डी एस की वैल्यू लिखूंगा, कितना लिखूंगा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल इंटीग्रेशन करूंगा डी एस का तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ रहा होगा, मतलब इसको अपन के क्यू है। तो देखो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, याद रखना कि अगर स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के केस में बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम ही आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर अपन केस 2 देखें, अगर केस सेकंड देखें कि मैं सरफेस पे चले जाता हूँ, तो जैसे यहाँ सरफेस पे जाओगे, इस सरफेस के केस में भी जो गॉसियन सरफेस होगा उसके अंदर टोटल चार्ज आएगा, तो इस केस में भी जो Q इंक्लूड आएगा वो Q के बराबर आएगा, और E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा आर की जगह, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बन रही होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, इसको चाहे तो अपन लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी चाहे स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग बच्चों, सरफेस के केस में भी दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। अगर मैं अंदर वाले पॉइंट की बात करूं तो अंदर वाला पॉइंट के लिए जाहिर सी बात है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग आएगी, क्योंकि पहला जो केस था कंडक्टिंग, उस केस में अंदर कोई चार्ज नहीं था, और इस केस में वॉल्यूम पे ही चार्ज है। तो अगर अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो वहां पे कोई ना कोई कितनी छोटी सी मात्रा में चार्ज इंक्लोज हो रहा होगा उस गॉसियन सरफेस से, ठीक है। तो देखो अगर मैं केस 3 बनाऊं आर ई लेस देन आर, ठीक है, इसकी ड्राइंग कर रहा हूं मैं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊं, ठीक है। इस पे प्लस सिग्मा मत लिखो, रो लिखो, और प्लस क्यू चार्ज है जो कि मैंने इस पर प्लॉट कर रखा है, ठीक है, या गिवन है। द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल आर and we want to calculate the electric field intensity at distance r from the center, ठीक है। ये देखो यहाँ तो कोई दिक्कत। तो इस केस में बच्चों मान लो कि q डैश वैल्यू इंक्लोज हो गई, ठीक है। तो अपने को ये दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात अपने को पता है। अगर इससे मैं कैलकुलेट करूं तो जो रो की वैल्यू आ रही होगी क्यू अपॉन 4/3 वॉल्यूम होगा ना पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन, या इस स्फीयर का रेडियस लिखूंगा 4 पाई आर क्यूब। यहाँ से कट करोगे तो ये आ रहा होगा क्यू अपॉन आर क्यूब इज इक्वल, सॉरी ये कैपिटल आ रहा है, इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन स्मॉल आर क्यूब। यहाँ क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो आप, तो क्यू डैश की वैल्यू जो आ रही होगी वो कितना आ रहा होगा बताओ। क्यू डैश की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों ये आ रहा होगा क्यू इंटू आर क्यू डिवाइड बाई आर क्यू, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्यू डैश की जो वैल्यू आ गई वो आर क्यू इंटू स्मॉल डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यू इंटू क्यू आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मेरे को गॉस थ्योरम लगाना है बस। अगर गॉस थ्योरम लगाऊं बच्चों, तो गॉस थ्योरम लगाऊं अंदर वाले पॉइंट के लिए, तो E इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज की वैल्यू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू डालो आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब, ये वैल्यू आ रही हुई, यहाँ से एक कैंसिल आर बचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही होगी, देखो बच्चों
क्यू आर, ये आ रहे हो ना, आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। चेक कर लो एक बार, ये यही वैल्यू आई क्या? ठीक है, यही आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो ये तो चार्ज के फॉर्म में था। यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनर पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। ठीक, अगर इन टर्म्स ऑफ रो बात करें, इन टर्म्स ऑफ रो बात करें तो क्यू इंक्लोज को कैसे लिख सकते हो बताओ? क्यू इंक्लोज जो होगा बच्चों वो होगा रो इंटू ये छोटा सा जो गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब मैं वापस गॉस थ्योरम लगाऊं तो मेरे को मिल रहा होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही आ रहा है, ये दोनों केस। ठीक है, देखो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं बच्चों, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप लिखूंगा। अपने को ये बात पता है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर होता है, ये बात 11th क्लास से पता है आपको। तो ये आ रहा होगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डालूँ तो ये आ रहा होगा, इससे ये कैंसल, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ग्राफ, अच्छा चलो एक और केस लेते हैं, केस 4। अगर मैं उसके एक्सिस पे आ जाऊँ, सॉरी एक्सिस कहाँ होगा इसका, सेंटर होगा बच्चों। अगला केस जो है वो है कि अगर मैं उसके सेंटर पे आ जाऊँ, मैं सेंटर पे आ गया, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सेंटर पे आ गया, तो सेंटर पे देखो यहाँ R0 डालोगे, कहाँ गया फार्मूला, वो रहा फार्मूला, R0 डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0 आ रहा होगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ बच्चों, अगर अपन ग्राफ की बात करें इसके वजह से, तो ये वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस R है। ठीक है, अपन देख चुके हैं कि ये ऐसा आ रहा था, बाहर वाले पॉइंट के लिए, ये अंदर वाले पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और R इज इक्वल टू R पे अपन कैलकुलेट कर चुके हैं वैल्यू। अगर R इक्वल टू R पे आप कैलकुलेट करते हो तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का मैंने ड्रॉ किया है।